मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है, कोटक म्यूचुअल फंड का एक्टिव मोमेंटम फंड क्या है, और जानेंगे कि इस फंड में कोटक म्यूचुअल फंड किस तरह का फैक्टर बेस्ड मॉडल यूज करने जा रहा है और उसका बैक टेस्टिंग रिपोर्ट क्या बोलता है। अंत में हम ये भी जानेंगे कि यह फंड किस तरह की इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल हो सकता है और कितने दिनों के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 2 दशकों से फिनांस इंटरमीडिएरी के तौर पर काम कर रहा हूं। मैं को ऑथर हूं अमेज़न की वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक डेस्टिनी बाय डिजाइन का और फाउंडर हूं इन्वेस्टमेंट जंक्शन का। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मोमेंटम इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो इसमें इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं जिसमें उन्हें लगता है कि इस स्टॉक का प्राइस फ्यूचर में आगे बढ़ने वाला है और उन्हें उम्मीद होती है कि यह अच्छा प्राइस एप्रिसिएट करेगा और उसमें वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात करें तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग 2 तरह का हो सकता है। पहला मोमेंटम इन्वेस्टिंग तो जैसा कि प्राइस का हमने बताया, इसमें स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करते हैं और स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट को ट्रैक करते हैं और उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स का बिहेवियर होता है कि कई बार ज्यादा मात्रा में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि इसमें बुल रन आने वाला है, और कई बार इन्वेस्टर्स कम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इस फैक्टर के बेस पर इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जबकि सही मायने में देखा जाए तो स्टॉक का जो प्राइस होता है, एज पर वॉरेन बफेट कहते हैं कि स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव ऑफ अर्निंग। तो सही मायने में अगर हम मोमेंटम इन्वेस्टिंग करें तो हमको जो उसका एक्चुअल में वैल्यू है यानी कि अर्निंग है उसके ऊपर हमको इवेल्युएट करना चाहिए। और अगर हम अर्निंग्स मोमेंटम की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि हमको ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसमें कि एनालिस्ट का रेटिंग आया है कि वो उसको अपग्रेड कर रहे हैं कि इसमें अर्निंग्स का पोटेंशियल आने वाला है, इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके बाद से उसके फंडामेंटल्स को देखें कि उसका ईपीएस क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका सेल्स का फोरकास्टिंग क्या है, और बाकी के फंडामेंटल्स को एनालिसिस करने के बाद से ये कहा जा सकता है कि इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी अर्निंग को देख करके इस मोमेंटम को चेज किया जाता है। और इस तरह की स्ट्रेटेजी को हम लोग मोमेंटम बेस्ड अर्निंग का माने स्ट्रेटेजी कहते हैं और इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो कोटक का यह फंड बेसिकली एक मॉडल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा और इस मॉडल का नाम कोटक ने दिया है द एनहांस्ड अर्निंग फैक्टर मॉडल। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका जो इन्वेस्टमेंट स्पेक्ट्रम है उसमें किस तरह के मैंने फंड्स मैंने किस तरह के स्टॉक्स लिए जाएंगे। मैं इसके बारे में बताऊं इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देना चाहता हूं कि यह एनएफओ आपका 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और 12 अगस्त तक खुला हुआ है। और इस फंड का जो मैंने क्राइटेरिया है कि यह किस तरह का कैटेगरी में पड़ता है, इसको समझने के लिए हमको समझना होगा। पहला तो ये डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है। अब डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड में भी यह एक फ्लेक्सी कैप टाइप का फंड है। फ्लेक्सी कैप में भी हम फोकस्ड कर सकते हैं कि ये फोकस्ड फंड है, लेकिन ये फोकस्ड इसलिए नहीं है क्योंकि फोकस्ड फंड का जो स्टॉक सिलेक्शन होता है वो सिर्फ 25 से 35 स्टॉक्स का होता है। यहाँ पर 40 से 50 स्टॉक्स लिए जाएंगे, तो इसलिए ये फोकस से हट करके है। अब अगर आप फ्लेक्सी कैप क्या होता है यह समझना चाहते हैं तो मेरे इसी चैनल पे आपको आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं। मैंने निप्पॉन का फ्लेक्सी कैप के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है, उससे आपको फ्लेक्सी कैप क्या होता है, फोकस्ड फंड क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है, ये आइडिया हो जाएगा। अब इसमें जो इंडेक्स फॉलो किया जाएगा या टोटल जो स्पेक्ट्रम फॉलो किया जाएगा, 500 जो निफ्टी के टॉप 100 है, मतलब निफ्टी 500 टीआरआई को फॉलो किया जाएगा। तो टोटल मार्केट इंडेक्स के ऊपर ग्रो म्यूचुअल फंड का भी मैंने एक फंड का एनएफओ रिव्यू किया है, उसका भी लिंक मैं यहां पर दे रहा हूं ताकि आपको टोटल मार्केट इंडेक्स का भी आइडिया हो जाए। अब फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टमेंट की बात अगर हम करें जो कि इस फंड के अंदर इंप्लीमेंट किया जा रहा है,
वैसे तो ये एक्टिव फंड है, जहां पर कि फंड मैनेजर इंटरवेन करेगा कि किस तरह से इस फंड को मैनेज करना है। लेकिन फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग जो है वो क्वांट मॉडल होता है, और क्वांट मॉडल के ऊपर मैंने 2 वीडियोस बना रखे हैं। एक है डीएसपी का क्वांट फंड और दूसरा है एक्सिस का क्वांट फंड। इन दोनों का भी मैंने लिंक यहाँ पर दे रखा है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो कि क्वांट फंड क्या होता है, डाइवर्सिफाइड फंड क्या होता है, फ्लेक्सी कैप क्या होता है, फोकस फंड क्या होता है, मल्टी कैप क्या होता है। तब आपको समझ में आएगा कि उन सब से हट करके यह किस तरह का पोर्टफोलियो बनाया गया है। अब चलिए देखते हैं कि इसके जो स्टॉक सिलेक्शन का यूनिवर्स है उसमें जो 5 क्राइटेरिया कोटक की तरफ से प्री डिसाइडेड है, वो 5 क्राइटेरिया क्या है। पहला क्राइटेरिया तो यह है कि इसमें कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं लिया जाएगा जिसमें कम से कम 18 एनालिस्ट का अपग्रेड करने का या उनका व्यू, एनालिटिकल व्यू नहीं आया है, तो वैसे स्टॉक को यहां से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। दूसरा कि अगर कोई ऐसा स्टॉक है जिसका जो टॉप लाइन है वो अच्छा है, यानी कि उसका सेल्स का फिगर अच्छा आ रहा है, वो प्रॉफिट तो कर रहा है, लेकिन उसका प्रॉब्लम यह है कि वो डे ट्रेडिंग कंपनी है, यानी कि लिवरेज पोजीशन ले रखा है, तो वैसे स्टॉक्स को भी यहां से एलिमिनेट किया जाएगा। और तीसरा जो क्राइटेरिया होगा वो है ईएसजी का। ईएसजी क्या होता है? ईएसजी नॉर्म्स के ऊपर भी हमने एक वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक मैं आपको यहां पर दे रखा हूं कि आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल का ईएसजी फंड का जो एनएफओ रिव्यू है उसको आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ईएसजी क्या होता है। तो इस फंड के अंदर ईएसजी पैरामीटर को भी कंसीडर किया जाएगा फंड सिलेक्शन के, मैंने स्टॉक सिलेक्शन की क्राइटेरिया में। अब चौथा फैक्टर जो आता है वो है कि अगर कोई ऐसा स्टॉक मिलता है जिसका 1 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 1 साल में उसने बहुत अच्छा किया है, उस स्टॉक को भी नहीं लिया जाएगा क्योंकि उसका बहुत ही कम समय का ट्रैक रिकॉर्ड है। और पांचवा जो सबसे बड़ा और अहम क्राइटेरिया है वो है कि अगर कोई स्मॉल कैप का, मतलब स्मॉल साइज की कंपनी है जो इलिक्विड टाइप की है कि उसको सेल कर पाना या उसमें बाइंग सेलिंग का वॉल्यूम कम है, तो उस तरह के स्टॉक को भी इसमें नहीं लिया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 500 का टोटल स्पेक्ट्रम है और उस 500 के स्पेक्ट्रम में से 250 स्टॉक्स के ऊपर रिसर्च एंड एनालिसिस कोटक करेगा और उसमें से 40 या 50 स्टॉक्स को लेकर के यह पोर्टफोलियो बनाया जाएगा। अब आइए समझते हैं कि एनहांस्ड अर्निंग फैक्टर मॉडल जो कोटक इस फंड में इंप्लीमेंट करने जा रहा है वो मॉडल किस तरह से काम करता है। यह मॉडल स्टॉक मोमेंटम को एनालाइज करने के लिए स्टॉक के इनकम और सेल्स ग्रोथ के साथ साथ एनालिस्ट का जो व्यू होता है अपग्रेड और डाउनग्रेड का, उसको भी फैक्टर के रूप में उपयोग करता है। अब इस मॉडल का जो बैक टेस्टिंग रिजल्ट है वो मैं आपको दिखाता हूं कि अच्छा, यहां पर कोटक की तरफ से यह डिस्क्लेमर दिया गया है कि यह एक बैक टेस्टिंग मॉडल है, तो यह कोई परफॉर्मेंस का एश्योरेंस नहीं है और ह्यूमन एरर की वजह से जो एनएवी है, ये जो परफॉर्मेंस है वो इसका रेप्लिका नहीं हो सकता है। यह एक मतलब अलग अलग इंफॉर्मेशंस और डेटा को लेकर के बनाया गया एक मॉडल है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर इस मॉडल का बैक टेस्टिंग रिपोर्ट देखा जाए तो ऐसा देखा गया है कि 1 साल में तो इसने कुछ ज्यादा नहीं किया है, लेकिन 3 साल, 5 साल और सिंस इंसेप्शन के परफॉर्मेंस में अगर देखा जाए तो हम देखते हैं कि निफ्टी 500 टीआरआई जो इस फंड का बेंचमार्क है उसकी तुलना में हम अगर देखें तो हमेशा ही अच्छा मार्जिन से इसने बीट किया है। और अगर हम दूसरे सिनेरियो में देखें तो यहाँ पर यह भी दिखलाया गया है कि इसका रोलिंग एवरेज ईयर ऑन ईयर भी दिखलाया गया है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये निफ्टी 500 टीआरआई के परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि यह फंड एक मतलब हाई रिस्की फंड है, लेकिन जो रिस्क के साथ साथ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखते हैं वैसे इन्वेस्टर्स के लिए यह फंड अच्छा हो सकता है। और जैसा कि यह फंड हाई रिस्की फंड है और हाईली वोलेटाइल फंड है, तो इसमें रिकमेंडेशन यह दिया जा सकता है कि आप इसमें एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करें। और
मैं ये भी डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि यह जो वीडियो है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं कि आपको इस फंड का आइडिया लगे। बाकी इस वीडियो के बेसिस पर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन नहीं लें। आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर इसके लिए संपर्क करें। और वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं 5 ऐसे फैक्टर जिसके लिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लिया जा सकता है, उसको मैं आपको एक बार फिर से कंक्लूड कर दे रहा हूं। पहला फैक्टर यह है कि इसमें सिर्फ प्राइस मोमेंटम को नहीं बल्कि एनहांस्ड अर्निंग फैक्टर मॉडल को यूज किया जा रहा है पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करने के लिए। और दूसरा चीज कि इसमें जिसमें पॉजिटिव अर्निंग्स के साथ साथ सरप्राइज अर्निंग के स्कोप हो, वैसे स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और तीसरा चीज कि इसमें मॉडल बेस्ड डिसीजन लिया जाएगा कि कौन से स्टॉक को इसमें इंटर करना है और कौन से स्टॉक से इसमें एग्जिट करना है। ये सारा कुछ जो है वो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग किया जाएगा। और चौथा फैक्टर है कि टाइम टू टाइम इसका एनालिसिस किया जाएगा, इवेल्युएट किया जाएगा पोर्टफोलियो को, और जो स्टॉक्स परफॉर्म करता हुआ नहीं नजर आएगा उसको रीबैलेंसिंग किया जाएगा। और उसके बाद से जो पांचवा सबसे बड़ा फैक्टर है वो है कि इसमें कंसंट्रेशन का रिस्क नहीं रहेगा। ये डाइवर्सिफाइड फंड है, तो इसमें हर सेक्टर से इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन का रिस्क नहीं रहेगा सेक्टोरल फंड की तरह। अब आते हैं इस फंड में कितना रुपया इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, मिनिमम और मैक्सिमम, ये जान लेते हैं। और इसके फंड मैनेजर हैं मिस्टर रोहित टंडन, जो 2024 से कोटक के साथ में जुड़े हुए हैं और टोटल इनका 21 सालों का फंड मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस है। और कोटक में ज्वाइन करने के पहले ये जेपी मॉर्गन, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और निपॉन लाइफ इंश्योरेंस में काम कर चुके हैं। तो अब जानते हैं कि इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना किया जा सकता है। लमसम अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 5000 रुपीज कर सकते हैं और 500 रुपए की इसमें SIP की जा सकती है। और एग्जिट लोड इसमें सिर्फ 90 दिनों का है। 90 दिनों के बाद आप यहाँ से स्विच करना चाहते हैं, रिडीम करना चाहते हैं, तो आप विदाउट एग्जिट लोड आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अपने आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।